हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का थर्ड लेसन धातु एवं अधातु। ये इस लेसन का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं और धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। पहले पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पहले पार्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जब किसी धातु का वायु में दहन होता है या कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। तो हम धातु की क्रिया करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। धातु की जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। हम उदाहरण देखते हैं, कॉपर है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड बनता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया जब हम ऑक्सीजन से करवाते हैं तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, Al2O3। ये दोनों अभिक्रियाएं क्या बता रही है कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। और धातु ऑक्साइड होते हैं, इनकी प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारकीय प्रकृति होती है। ये हमने दूसरे लेसन के अंदर पढ़ा है कि अधिकतर धातु ऑक्साइड है वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे यही है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड। ये अम्ल व क्षारक दोनों तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इन ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इन ऑक्साइड को हम क्या कहेंगे? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं, HCl से करवाते हैं तो क्या बनता है? AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है। अब हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी क्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनता है? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है और जल बनता है। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेता है और क्षारक से भी अभिक्रिया कर लेता है तो इन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। आप कैसे लिखोगे उभयधर्मी ऑक्साइड को? आप कहोगे ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल व क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, ऐसे धातु ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उदाहरण आपको लिखना हो तो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिख सकते हैं, जिंक ऑक्साइड लिख सकते हैं। अब हमने देखा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड जो बनाते हैं, क्या ये धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं? तो अधिकतर धातु ऑक्साइड है वो जल में घुलते नहीं है, यानी जल में अघुलनशील होते हैं। लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और जल में घुलकर वो क्षार बनाते हैं। जैसे पोटेशियम ऑक्साइड K2O, ये क्या करता है? जल से अभिक्रिया करता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, Na2O, सोडियम ऑक्साइड, ये भी जल में घुल जाता है और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो ऐसा आ जाए कि ऐसे धातु ऑक्साइड का नाम बताइए जो जल में घुलनशील हो, तो आप पोटेशियम ऑक्साइड बता सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड बता सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं। क्या सभी धातु ऑक्सीजन से समान दर से अभिक्रिया करते हैं? तो हम कहेंगे कि सभी धातु ऑक्सीजन से समान दर से अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि धातुओं की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातु होते हैं जिनकी क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जिनकी क्रियाशीलता कम होती है। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये धातु बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अगर हम वायुमंडल में इनको खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेते हैं या ऑक्सीजन से तेज़ी से अभिक्रिया कर लेते हैं। तो प्रश्न ऐसे आ जाता है कि सोडियम व पोटेशियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है?
तो आप कहोगे कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। वायुमंडल में खुला रखने पर या जल में रखने पर ये आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो हमने देखा कि सोडियम और पोटेशियम क्या है, बहुत ही क्रियाशील धातु है, ये तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इसके अलावा हम देखें कि जो कॉपर है, कॉपर का वायु में दहन नहीं होता है। सामान्यतः यह कॉपर क्या है, वायु में नहीं जलता है, लेकिन जब हम इसे गर्म करते हैं तो इस पर क्या है, कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। इसी तरह जैसे फेरस है, फेरस को गर्म करने पर यह नहीं जलता है, लेकिन जब फेरस का चूर्ण है, लोहे का चूर्ण है, उसे हम आग में डालते हैं तो तेजी से जलने लगता है। ये उदाहरण हमें क्या बता रहे हैं कि धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया है वो अलग अलग दर से होती है, अलग अलग तरह से होती है। कुछ धातु ऐसे है जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, ये बहुत अधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। इसके अलावा कुछ धातु है जैसे जिंक है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, लेड है, इन पर क्या है, ऑक्सीजन की क्रिया से ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है जो इन्हें संक्षारण से बचाते हैं। तो इसी से क्या है, हमारा अगला टॉपिक आता है कि एनोडीकरण क्या है, एनोडीकरण क्या होता है। तो हम कहेंगे एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की मोटी परत बनाने की क्रिया को हम एनोडीकरण कहते हैं। हमने यहाँ देखा कि एल्यूमिनियम को हम वायुमंडल में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्साइड की पतली परत जमा हो जाती है। तो इस परत को क्या है, हम और मोटा कर सकते हैं ताकि एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाया जा सके। तो ये एनोडीकरण की प्रक्रिया है वो कैसे होती है, हम क्या करते हैं, एक बीकर में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है, विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन। अब हम क्या करते हैं, जब हमें विद्युत अपघटन करना होता है तो दो हमें इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, एनोड और कैथोड। अब मान लो एल्यूमिनियम की कोई ये वस्तु है, इसका हमें एनोडीकरण करना है या ऑक्साइड की मोटी परत है इसके ऊपर चढ़ानी है, तो हम क्या है, इसे एनोड के रूप में काम में लेंगे, इसका एनोड बनाएंगे, इसके साथ हम क्या है, बैटरी जोड़ देंगे, और कैथोड के रूप में हम कार्बन की कोई छड़ है वो ले लेंगे। तो जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन है वो एनोड पर उत्सर्जित होगी, या हम ये कहेंगे कि H2SO4 है, इसका आयनीकरण हो जाता है, ये आयनों में टूट जाता है, और ऑक्सीजन क्या है, एनोड पर मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। और ये ऑक्सीजन क्या है, एल्यूमिनियम की जो वस्तु है उसके साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाती है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये एनोड पर जो ऑक्सीजन गैस निकलेगी ये एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनाएगी। ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम एनोडीकरण कहते हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की मोटी परत बनी है इसे हम अलग अलग रंगों से रंग कर क्या है, एल्यूमिनियम की अलग अलग आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि धातु जल के साथ किस तरह से अभिक्रिया करते हैं। तो हम क्या करते हैं, धातु की जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, और धातु की जल से अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। आपको ये याद रखना है कि धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ देखिए, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है, सभी धातु ऑक्साइड हमें पता है कि जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो जो धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होता है वो क्या करता है, जल में घुलकर धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब हम इसको क्या है, एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे पोटेशियम है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ पहले क्या बना है, पोटेशियम को जल में घोलने पर पोटेशियम ऑक्साइड बनाया है। क्या बना है, पोटेशियम ऑक्साइड। और ये पोटेशियम ऑक्साइड हमें पता है जल में घुलनशील होता है, तो जल में घुलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना है।
तो हमने इसको इकट्ठा लिख दिया है। तो यहाँ ध्यान रखना है कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, सोडियम है वो जल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये जो अभिक्रिया है, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम क्या है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, तो ये ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस अभिक्रिया के दौरान क्या है, ऊष्मा निकलती है, तो इस कारण हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा कि सभी धातुएं हैं ऑक्सीजन के साथ समान दर से अभिक्रिया नहीं करती है, उसी तरह से सभी धातुएं जल के साथ भी समान दर से अभिक्रिया नहीं करती है। जैसे कैल्शियम है, ये जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें जो हाइड्रोजन गैस है उसके बुलबुले कैल्शियम से चिपक जाते हैं, इसलिए कैल्शियम है वो तैरने लगता है और ऊष्मा है इस अभिक्रिया में कम मात्रा में उत्पन्न होती है। दूसरा हम देखें कि मैग्नीशियम है, ये ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, लेकिन गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है और गर्म जल के साथ ये अभिक्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यहाँ प्रश्न आ सकता है कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो जल के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करता है, तो आपका आंसर क्या होगा, कैल्शियम। प्रश्न आ जाए ऐसे धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है और उसका रासायनिक समीकरण भी लिखिए, तो आपका आंसर होगा मैग्नीशियम। अब क्या है, कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना ही गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन भाप के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन भाप के साथ ये अभिक्रिया कर लेता है। जैसे हम समीकरण लिखें, क्योंकि भाप का फॉर्मूला भी क्या होता है, H2O ही होता है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी तरह से आयरन है, Fe फेरस है, ये भी क्या है, भाप के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, Fe3O4, ये फर्स्ट लेसन के अंदर हमने पढ़ा है, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये आप उदाहरण याद कर लीजिए कि ये ना तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, ना गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन ये भाप के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। अब कुछ धातु ऐसी भी होती है जो जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करती है, जैसे लेड है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो यहाँ हमने पढ़ा कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कैसे करते हैं, क्या उत्पाद बनते हैं, कौन सा धातु है वो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन सा गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कौन सा धातु है वो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता, या कौन सा धातु भाप के साथ अभिक्रिया करता है। अब हम पढ़ते हैं कि जब कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है। ये हमने पढ़ा है सेकंड लेसन के अंदर कि अम्ल धातु से क्या कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो हमें पता है लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपको याद रखना है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे हम लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था विस्थापन अभिक्रिया के अंदर पढ़ा था, या हम ये करें कि Fe है, धातु लिया हमने Fe, इसकी हमने क्रिया करवाई H2SO4 से, तो ये क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा, लवण बनेगा, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो फेरस क्या है, यहाँ पे धातु है, H2SO4 क्या है, अम्ल है, तो FeSO4 बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है। अब हम देखते हैं क्या सभी धातु जब अम्लों से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसका आपको एक उदाहरण याद रखना है कि जब कोई धातु HNO3 नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है। यहाँ मैं आपको समीकरण नहीं लिखाऊंगा क्योंकि धातुएं हैं वो सांद्र HNO3 से अलग अभिक्रिया करती है, तनु HNO3 से अलग अभिक्रिया करती है।
ठंडे HNO3 से अलग अभिक्रिया करती है, जब हम इसको गर्म करते हैं तो उसके साथ अलग अभिक्रिया करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि धातु जब नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती है, क्योंकि जो नाइट्रिक अम्ल है ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है और अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसे ये ऑक्सीकृत करके जल में बदल देता है। और स्वयं खुद यानी नाइट्रिक अम्ल क्या है, नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड में ये अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो नाइट्रिक अम्ल से जब कोई धातु अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन कुछ धातु है जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीज है, ये क्या है, अति तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि जब कॉपर है इसकी क्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाते हैं तो क्या उत्पाद बनता है, तो आप कहोगे कि अभिक्रिया नहीं होती है। जब हम कॉपर की HCl से अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे HCl के अंदर जो हाइड्रोजन है वो क्या है, कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, या हम ये कहें कि कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम क्रियाशील होता है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, इस कारण ये अभिक्रिया नहीं होती है। दोबारा देख लीजिए, कॉपर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम क्रियाशील है, इसलिए ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाता है, इस कारण ये अभिक्रिया नहीं होती है। अब हम देखते हैं कि एक्वा रेजिया क्या होता है। एक्वा रेजिया क्या होता है, तो हम कहेंगे 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण क्या कहलाता है, एक्वा रेजिया कहलाता है। 3 भाग क्या होंगे, सांद्र HCl, 1 भाग क्या होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो ऐसे मिश्रण को हम क्या कहेंगे, एक्वा रेजिया कहेंगे। जैसे हमारे पास कोई विलयन है 20 ml है तो उसमें 15 ml तो क्या होगा, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा और 5 ml क्या होगा, सांद्र नाइट्रिक अम्ल होगा। तो ऐसा जो विलयन होगा, ऐसा मिश्रण होगा, उसे हम एक्वा रेजिया कहेंगे। और एक्वा रेजिया क्या है, प्रबल संक्षारक होता है। ये क्या है, सोने को, प्लेटिनम को, इनको भी गला सकता है। तो एक्वा रेजिया का जो अनुपात है वो आपको याद रखना है। 3 भाग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के होते हैं, ये याद रखना है। 1 भाग सांद्र नाइट्रिक अम्ल का होता है, ये याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक कि जब कोई धातु है अन्य धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। तो हम यहाँ पे रिएक्शन लिखते हैं, धातु A प्लस धातु B का लवणीय विलयन। फिर हम रिएक्शन देखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, धातु B का लवणीय विलयन। और जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, धातु A का लवणीय विलयन, धातु A का लवणीय विलयन प्लस धातु B। इससे हमें क्या पता चलता है कि जब कोई धातु है अन्य धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया करता है तो अधिक क्रियाशील धातु है कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देता है। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेसन के अंदर, विस्थापन अभिक्रिया के अंदर, जहाँ हमने आयरन है उसकी क्रिया करवाई थी कॉपर सल्फेट से। क्रिया करवाई यानी हमने क्या है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला था और कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो हरा हो जाता है, क्योंकि क्या बनता है, FeSO फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर है वो विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, फेरस है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो ये क्या है, कॉपर सल्फेट को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है और क्या बन जाता है, फेरस सल्फेट बनता है और कॉपर बनता है। तो हम कहेंगे कि जब कोई धातु अन्य धातु के लवणीय विलयन से अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवणीय विलयन से विस्थापित कर देती है। तो फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि धातु ऑक्सीजन से कैसे अभिक्रिया करते हैं, एनोडीकरण क्या है, धातु जल से कैसे अभिक्रिया करते हैं, एक्वा रेजिया क्या है, और धातु जो अन्य धातु के लवणीय विलयन से कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो फ्रेंड, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।